गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द फ्री एनर्जी जो रिलीज होता है किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के टाइम पे या कर्ब साइकिल के टाइम पे, या हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है उस टाइम पे। तो हर इस टाइम पे एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए कर्ब साइकिल में एंटर होता है, तो वहाँ पे जो हमारा NADH है दैट इज़ फॉर्म्ड फॉर। फिर जो NADH है उसमें जो हमारा फ्री एनर्जी होता है ऑक्सीडेशन के टाइम पे वो उसमें कंजर्व रहता है या उसमें रिटेन रहता है। सो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिलीज फ्रॉम NADH एंड FADH2 एंड इवेंचुअली ट्रांसफर्ड टू O2 फॉर्मिंग H2O। ठीक है, तो हमने देखा था कि NADH और FADH ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है किसके, NAD और NAFAD के, तो दीज आर फॉर्म्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा किसका, फैटी एसिड्स का। ठीक है, जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगा तो तब भी वहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो फाइनली कर्ब साइकिल में एंटर करेंगे। एंड कर्ब साइकिल में आपको पता है NADH और FADH फॉर्म होता है। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तब द फ्री एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दैट ऑक्सीडेशन of any of the substrate is retained in the reduced coenzyme, that is the NADH and FADH, uh, and electrons are released from NADH and FADH and eventually transferred to O2 forming H2O। ठीक है, फिर उसके बाद जो NADH है और FADH है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, किसके पास, जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज़ द O2, ताकि वो O2 क्या फॉर्म कर सके, H2O फॉर्म कर सके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल है। हम बोलते ना कि हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे रोल है। ऑक्सीजन एक्ट एज ए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्सीजन इज कन्वर्ट इनटू वाटर दैट इज द H2O। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ से, NADH से जो रिड्यूस्ड फॉर्म है यहाँ से ऑक्सीजन तक, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डायरेक्टली NADH से O2 के पास नहीं पहुंचता है, एक सीरीज ऑफ कम्प्लेक्स से होकर ये O2 तक पहुंचता है। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं द फ्री एनर्जी चेंज फॉर दीज एक्सर्गोनिक रिएक्शंस आर माइनस 52.6 किलो कैलोरी पर मोल of NADH and minus 43.14 kilocalorie per mole for FADH2. So the large amount of free energy released during the oxidation of NADH and FADH2 is used in the formation of ATP। और जो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, NADH और FADH के रिडक्शन के टाइम पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तो वो जो एनर्जी है वो यूज़ होता है कहाँ पे, ATP प्रोडक्शन में। ठीक है, ATP प्रोडक्शन में यूज़ होता है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट कम्प्लेक्सेस के थ्रू। तो वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होता है कहाँ पे, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, मेम्ब्रेन स्पेस में। तो वो हाइड्रोजन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट वहाँ पे फॉर्म करता है। जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा, या इलेक्ट्रो ग्रेडियंट हम उसको बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रो ग्रेडियंट वहाँ पे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वहाँ पे फॉर्म होता है। तो जब ये हाइड्रोजन वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है तो उस टाइम पे ATP भी वहाँ पे फॉर्म होता है। तो इनकी जो एनर्जी है, ठीक है, किसकी, इस NADH और FADH2 की, इसकी एनर्जी यूज़ होती है किस में, ATP फॉर्मेशन में। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं कम्प्लेक्स से दूसरे कम्प्लेक्स टाइम पे तो प्रोटॉन रिलीज होते हैं। फिर वो प्रोटीन जब प्रोटॉन वापस आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो वहाँ पे ATP प्रोड्यूस होता है। वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, NADH और FADH2 से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है
टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये एक रेडॉक्स पोटेंशियल वे में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे जो NADH और FADH है, दे हैव अ नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल, या हम इसको बोलेंगे हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। अब वो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से एक पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ वो जाते हैं, दैट इज लो रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। सो जो NADH के बाद जो सेकंड एक्सेप्टर होगा उसका थोड़ा सा उससे कम रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, उसके बाद उसका थोड़ा सा कम रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। तो फाइनली जो O2 है उसका सबसे कम रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, दैट इज इट हैज़ ए पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। उसका एक पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कहाँ से। और हम ऐसे करेंगे -1 या लाइक ऐसा, बस एग्जांपल के लिए आपको समझा देंगे कि FADH2 या FADH2 से फिर फाइनली O2 तक वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो उस टाइम पे प्रोटॉन्स रिलीज होंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये होता कहाँ पे, ये होता है मेनली जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के उस पे। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, जो जिसने बहुत सारे क्रिस्टल्स फॉर्म किए होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है, जो कम्प्लेक्सेस है, वो कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 कम्प्लेक्स के थ्रू पास होता है, ठीक है। इन्वॉल्व 4 कम्प्लेक्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ पे और एक 5th कम्प्लेक्स भी प्रेजेंट रहता है। सो दैट 5th कम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज ATP सिंथेस, जो मेनली हेल्प करता है किसमें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सिर्फ 3 कम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, कम्प्लेक्स फर्स्ट, कम्प्लेक्स सेकंड एंड कम्प्लेक्स थर्ड एंड कम्प्लेक्स फोर्थ। तो ये जो कम्प्लेक्सेस है वो कहाँ पे रहते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो वहाँ पे उसके साथ साथ कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी रहते हैं इसी कम्प्लेक्सेस में, जैसे कि अगर हम कम्प्लेक्स 1 की बात करेंगे तो वहाँ पे FMN FES सल्फ़र, जो आयरन सल्फ़र ग्रुप्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स सेकंड की बात करेंगे तो वहाँ पे FAD फ्लेविन डाइफॉस्फेट और आयरन सल्फ़र ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। अगर हम कम्प्लेक्स थर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे हीम L, हीम BH, हीम C1 और आयरन सल्फ़र कम्प्लेक्स रहता है। अगर हम कम्प्लेक्स 4 की बात करेंगे तो वहाँ पे हीम A3, कॉपर A, कॉपर B। तो ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी इन कम्प्लेक्स के पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे कम्प्लेक्स के थ्रू, ठीक है, तो नॉर्मली 4 कम्प्लेक्स होते हैं, कम्प्लेक्स फर्स्ट, कम्प्लेक्स सेकेंड, कम्प्लेक्स थर्ड एंड कम्प्लेक्स फोर्थ, ओके। सो complex 1 is also known as NADH coenzyme Q reductase और NADH dehydrogenase, ठीक है। इसको NADH dehydrogenase भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कम्प्लेक्स सेकंड की बात करेंगे तो इसको सक्सिनेट को एंजाइम Q रिडक्टेज भी बोलते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स थर्ड की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेस, या उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स 4 की बात करेंगे तो साइटोक्रोम
क्रोम सी ऑक्सीडेज भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। So these are the four complexes which participate in the electron transport chain. So electron are transferred from NADH or FADH to O2 through a series of electron carriers present on the inner mitochondrial membrane. The process of electron transport begins when the hydride ion is removed from the NADH and is converted into proton and two electron. Most of the proteins involved are grouped into four large respiratory complexes, each containing transmembrane protein that hold the complex. The electrons start with very high energy and gradually lose it as they pass along the chain. Each complex in the chain has a greater affinity for electron than its predecessor, and electrons pass sequentially from one complex to another until they are finally transferred to the oxygen. तो हम देखेंगे किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट कम्प्लेक्स के थ्रू और फाइनली ऑक्सीजन तक वो पहुंचता है। अगर हम इन कम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, सो कम्प्लेक्स वन इज मेड अप ऑफ 46 सब यूनिट, ठीक है, एंड इट हैज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जैसे कि FMN और FES, दीज आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स फर्स्ट। अगर हम कम्प्लेक्स सेकंड की बात करेंगे तो इट इज़ मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, ठीक है, एंड इट हैज़ FAD एंड FES एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। अगर हम कम्प्लेक्स थर्ड की बात करेंगे तो इट इज़ मेड अप ऑफ 11 सब यूनिट्स एंड हैज़ मैनी प्रोस्थेटिक ग्रुप, दैट इज़ इसमें है हीम L, हीम H, ठीक है, हीम C1 एंड FES, ठीक है। सो अगर हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की बात करेंगे तो इट हैज़ हीम A3, कॉपर एंड कॉपर B+, एंड इट हैज़ 13 मेड अप ऑफ 13 सब यूनिट्स, ठीक है। तो ये इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं जो मेनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, एंड दीज आर द सब यूनिट्स विच आर ऑफ देम मेड ऑफ, ठीक है, दैट इज complex first is made up of 46 subunits, complex second 4, complex third 11, and complex 4 is made up of 13 subunits, ठीक है। So complex first, complex second, and complex third appear to be associated in a supramolecular complex termed as respirosome, ठीक है, respirosome. All the four multi-protein enzyme complex which act as electron carrier complex comprises prosthetic groups such as flavins, heme, Fe sulfur clusters, and copper. Okay, then electrons are transferred along the electron transport chain by the reversible reduction and oxidation of iron sulfur clusters, coenzyme Q, cytochromes, and copper ions. Each carrier accepts an electron or an electron pair from a carrier with a less positive reduction potential and transfer the electron to a carrier with a more positive reduction potential. Thus, reduction potential of electron carriers favors unidirectional electron flow from NADH और FADH टू ऑक्सीजन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है कहाँ, जो लेस पॉजिटिव है, जिसको हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, जिसका लेस पॉजिटिव रिडक्शन वो होगा, रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, वहाँ से किसकी तरफ, जो मोर पॉजिटिव जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल है। O2 हैज़ मोर रिडॉक्स पोटेंशियल, मोर पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल एज कम्पेयर टू NADH एंड FADH2, ठीक है। तो NADH और FADH2 का क्या है, उनका कम रिडॉक्स पोटेंशियल है, या हम ऐसा बोलेंगे नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल है। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, ठीक है, कम्प्लेक्स 4 की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ, तो उनका जो रिडॉक्स पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा। सो अगर हम वन बाय वन देखेंगे तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करेंगे। तो हाउ इन द कम्प्लेक्स फर्स्ट जो NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो जो सबसे पहले
हमारा कम्प्लेक्स है, ठीक है, दैट इज द कम्प्लेक्स फर्स्ट, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम द NADH2, ठीक है। So these are embedded in the membrane, inner membrane. So this is the inner mitochondrial membrane. This is the intermembrane space between the outer and inter. And this is the mitochondrial matrix and is the complex first. Okay. So complex first is a large multi-subunit complex with about 41 polypeptide with more than 40 polypeptide chain passes electron from NADH to coenzyme Q. It contains one molecule of flavin mononucleotide and 6 to 7 iron sulfur cluster that participate in the electron transport process. During transport of each pair of electron from NADH to coenzyme Q, complex 1 pumps 4 protons across the इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसके पास, कोएंजाइम Q के पास, ठीक है, इसके पास कोएंजाइम Q के पास थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दैट, जिसमें आता है FMN आता है, दैट इज द फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड 6 to 7 आयरन सल्फर क्लस्टर्स, उनके थ्रू पास होके वो कोएंजाइम Q के पास पहुंचता है, ठीक है। देन कोएंजाइम Q इज रिड्यूस्ड एंड 4 प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो 4 प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो NADH है। सो इस NADH प्लस H का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। सो इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टू FMN, ठीक है। तो FMN और आयरन सल्फर इस कम्प्लेक्स फर्स्ट के क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। यूबिक्विनोन क्या है, वो इट इज़ प्रेजेंट फ्रीली इन द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो किसी प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं है, इट कैन मूव फ्रीली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली कि NADH का ऑक्सीडेशन हुआ, NADH का इट इज़ कन्वर्ट इनटू NADH। तो यहाँ पे जो FMN है, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया एंड FMN is converted into FMNH2 by accepting 2 electrons and 2 protons. Then वहाँ पे मैंने आपको कहा कि इस कम्प्लेक्स फर्स्ट का आयरन सल्फर जो ग्रुप्स हैं, दे आर ऑल्सो ए प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ दिस कम्प्लेक्स फर्स्ट। तो इस FMNH2 के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किसके पास, वो ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे आयरन सल्फर के पास, ठीक है। सो दिस आयरन सल्फर जो कम्प्लेक्स या सेंटर्स है, दिस एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज, जो यहाँ से प्रोटॉन हुआ था वो यहाँ पे रिलीज हो गया एंड this iron sulfur complex is reduced. Now this iron sulfur reduced iron sulfur complex transfer its electron to another protein that is the ubiquinone, ठीक है। तो ये यूबिक्विनोन जो जिसको हम क्यू एंजाइम क्यू भी बोलते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स, ठीक है। एक फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल इसको क्यू से हम डिनोट करते हैं। फिर उसका और एक है सेमी ऑक्सीडाइज फॉर्म, जहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बन जाता है सेमी क्विनोन या क्विनोन भी हम उसको बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर एक सिंगल हम डॉट उसको डालते हैं वहाँ पे। देन उसके बाद एक फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोल, जिसको हम डिनोट करते हैं QH2 से, ठीक है। तो क्यू एंजाइम क्यू है वो
सिर्फ वो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसी भी प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं है एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप. इट इज़ द कैरियर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज इट्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. तो वो प्रोटॉन को भी कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है. ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं. फिर जब ये आयरन सल्फर रिड्यूस हो जाता है तो आयरन सल्फर ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनॉन. ठीक है, विच इज़ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म करता है, दैट इज़ यूबिक्विनॉल, दैट इज़ अ UQH2. ठीक है, देन जब ये गेन करता है उस टाइम पे दो प्रोटॉन्स भी वो गेन कर लेता है और UQH2 बनाता है. देन जब इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू अनदर आयरन सल्फर सेंटर. तो उस टाइम पे दो प्रोटॉन्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं एंड इट इज़ ऑक्सीडाइज इनटू यूबीक्विनोन, दैट इज़ अ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम Q, एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द आयरन सल्फर सेंटर्स. ठीक है, तो उसी टाइम पे जो आयरन सल्फर सेंटर है वो रिड्यूस हो जाता है. देन दिस आयरन सल्फर सेंटर अगेन ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन टू द ubiquinone again, ubiquinone, and this ubiquinone is converted into ubiquinol, that is a reduced form of coenzyme Q. तो उस टाइम पे यहाँ से और दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप देखो कितने प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो रहे हैं, दो इस यहाँ पे. और ये एक अननोन जो पाथवे उसके थ्रू दो प्रोटॉन वहाँ से निकल जाते हैं. तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई क्यू साइकिल शायद चलता होगा, उसकी वजह से यहाँ पे दो प्रोटॉन्स और बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, तो टोटल 4 प्रोटॉन्स निकल गए. ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अब इस यूबिक्विनोन के पास पहुँच गए हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द कम्प्लेक्स फर्स्ट. ठीक है, जहाँ पे पहले FMN के पास, देन FMN के पास आयरन सल्फर सेंटर के पास, देन यूबिक्विनॉल के पास, फिर यूबिक्विनॉल से फिर अगेन आयरन सल्फर सेंटर के पास, फिर आयरन सल्फर सेंटर के पास, फाइनली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है दैट इज़ द अगेन यूबिक्विनॉन, एंड दिस यूबिक्विनॉन इज रिड्यूस इनटू यूबिक्विनॉल. ठीक है, UQH2 में वो कन्वर्ट हो जाता है और आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया है. ठीक है, एंड दिस NADH इज रिड्यूस इनटू ऑक्सीडाइज इनटू NADH. ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स फर्स्ट का काम है. और कम्प्लेक्स फर्स्ट में आप यहाँ पे देख लो टोटल 4 प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज हो गए हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सेकेंड. सो कम्प्लेक्स सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज. तो आपको याद होगा कर्व साइकिल में हमने कहा था कि एक सिंगल एंजाइम है जो क्या करता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, दैट इज़ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आपको याद होगा. ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट. ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट. उस टाइम पे आपको पता है FADH2 वहाँ पे फॉर्म होता है. सो it has prosthetic groups, that is the flavoproteins, mainly FAD, and also have 4 subunits including 2 iron sulfur proteins. तो 3 टाइप्स के आयरन सल्फर क्लस्टर्स रहते हैं. एक के पास 4 आयरन 4 सल्फर रहते हैं, एक के पास 3 आयरन 4 सल्फर रहते हैं, और एक के पास 2 आयरन 2 सल्फर क्लस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं. इस वे में 3 टाइप्स के आयरन सल्फर क्लस्टर्स या ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, सक्सिनेट से FADH2 फॉर्म होता है. FADH2 फिर जाता है कहाँ, किसके पास, 2 आयरन के पास. देन आयरन रिड्यूस होता है, देन वो आयरन फिर ट्रांसफ़र करता है यूबिक्विनॉन के पास. सो नेट रिएक्शन क्या है, सक्सिनेट प्लस यूबिक्विनॉन इक्वल टू फ्यूमरेट प्लस UQH2. ठीक है, तो आप कप साइकिल आप थोड़ा सा याद कर लो. कप साइकिल में हमने देखा था कि जो फ्यूमरेट है, सॉरी, जो सक्सिनेट है उसका कन्वर्शन किस में होता है, फ्यूमरेट में. तो उस टाइम पे FADH2 फॉर्म होता है. अब वो FADH2 यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है किस में, मेनली कम्प्लेक्स सेकेंड पे. और देखो यहाँ पे जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ठीक है, जो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे देखो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं FADH2 फॉर्म हो रहा है. तो ये FADH2 भी कम्प्लेक्स सेकेंड पे जाके क्या होता है, बाइंड होता है
तो आप यहाँ पे देखो कम्प्लेक्स फर्स्ट और कम्प्लेक्स सेकंड के बीच में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं। आप ऐसा सोच रहे हो कि कम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद कम्प्लेक्स सेकंड पे जाएगा जो यूबिक्विनॉल, ऐसा नहीं है। कम्प्लेक्स सेकंड वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है। वो कम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो डिस्कवरी है उसके हिसाब से नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो कम्प्लेक्स सेकंड है वहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सिनेट का कन्वर्शन किस में होता है, फ्यूमारेट में। उस टाइम पे FADH2 फॉर्म होता है। ये FADH2 देन बिकम रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा होता है उस टाइम पे टू द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द आयरन सल्फर क्लस्टर, ठीक है। तो वहाँ पे जो आयरन सल्फर क्लस्टर है वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। उस टाइम पे दो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन इज ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। बट वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जाता है, वो वहीं पे रहता है, ठीक है। देन फिर वो मैट्रिक्स, वो जो हाइड्रोजन है वो वापस से मैट्रिक्स में आ जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो टू जो ये आयरन आयरन है, ठीक है, इट गेट्स रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस होने के बाद वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब ये इसका ऑक्सीडेशन होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द यूबिक्विनॉल, ठीक है। यूबिक्विनॉल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म करता है, यूबिक्विनॉन, ठीक है। यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यूबिक्विनॉल बनता है, दैट इज अ UQ से UQH2 फॉर्म होता है, ठीक है। जोन देन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई प्रोटॉन बाहर रिलीज नहीं हो रहा है। FAD का रिडक्शन हो रहा है किसमें, FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, FAD में। और सक्सिनेट का कन्वर्शन किस में हो रहा है, फ्यूमारेट में, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स सेकंड में। तो याद रखना कम्प्लेक्स सेकंड से कोई भी प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, UQH2, जैसे कम्प्लेक्स फर्स्ट में बना था UQH2 वैसे ही यहाँ पे भी UQH2 फॉर्म होता है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स फर्स्ट और कम्प्लेक्स सेकंड का काम है, ठीक है। अब उसके बाद जो कम्प्लेक्स फर्स्ट और कम्प्लेक्स सेकंड में UQH2 फॉर्म हुआ, देन वो जाते हैं किसके पास, कम्प्लेक्स थर्ड के पास। तो कम्प्लेक्स थर्ड इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम reductase, coenzyme Q cytochrome reductase. So this coenzyme Q passes electrons to cytochrome C and pumps hydrogen in a unique redox cycle known as Q cycle, ठीक है। तो यहाँ पे Q cycle जनरेट होता है, ठीक है। तो इस Q cycle में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो यहाँ अभी तक हमने देखा कि दो दो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिंगल ही पास होते हैं, ठीक है। जो साइटोक्रोम C है या जो हीम है, हीम B, हीम L, दीज आर सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। So the principal transmembrane protein in complex third is the B cytochrome with heme Bl and BH. तो जो ये principal जो transmembrane protein है इसमें जो prosthetic group है that is the heme groups, mainly the heme cytochrome B that is having the heme Bl and BH. Bl is having heme B566 and BH हीम B562, ठीक है। देन इसके पास हीम C1 भी रहता है और आयरन सल्फर क्लस्टर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम लाइक Fe एंड FeS क्लस्टर और वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो साइटोक्रोम्स हैं और जो यहाँ पे जो आयरन सल्फर क्लस्टर्स है दे आर ओनली वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एजेंट, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। सो जो यूबिक्विनॉल यहाँ पे इट्स ए लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम C इज़ ए वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। तो जो साइटोक्रोम C है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और जो UbQH है इसे लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो जो ये UQH2 है वो प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ट्रांस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। और जो ये साइटोक्रोम C है वो वाटर सॉल्युबल है, या तो वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा या तो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो मेनली जो साइटोक्रोम C है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आप देखेंगे डायग्राम तो आपको पता चलेगा। तो साइटोक्रोम्स आपको पता है इसके डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, तो इनका ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जो स्पेक्ट्रम है वो टोटली डिफरेंट है। अगर हम साइटोक्रोम C का देखेंगे रिड्यूस स्पेक्ट्रम तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम साइटोक्रोम C का ऑक्सीडाइज स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका अलग है, ठीक है। सो दीज आर द सम डायग्राम्स। तो वो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज फॉर्म में उनका जो एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वेवलेंथ उनका डिफरेंट हो जाता है।
So these are the iron porphyrin rings found in cytochrome B, cytochrome C and cytochrome A. ठीक है, तो जो आयरन आप देख सकते हैं, जो पोरफायरिन रिंग्स है वहाँ पे आयरन किस तरह से प्रेजेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर कैसा है. सो साइटोक्रोम सी में हम देखेंगे कि किस तरीके से यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो UQH2 फॉर्म हुआ था, ठीक है, चाहे वो कम्प्लेक्स फर्स्ट से बना हो या कम्प्लेक्स सेकंड से बना हो. पहले हम फर्स्ट फेज देखेंगे, फिर हम सेकंड फेज देखेंगे. तो फर्स्ट फेज में आप देखो यहाँ पे UQH2 फॉर्म हुआ, तो UQH2 कम्प्लेक्स थर्ड के पास जाता है. ठीक है, तो कम्प्लेक्स थर्ड पे जाने के बाद वहाँ पे कम्प्लेक्स थर्ड में कुछ रीजन्स प्रेजेंट है. सो वो साइट्स हैं QP साइट और QN साइट. ठीक है, तो जो ये मैकेनिज्म है वो कैसे स्टार्ट होगा. द मैकेनिज्म ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूबिक्विनोन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस वाज प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल एंड टर्म्ड एज प्रोटॉन मोटिव क्यू साइकिल. तो इसको दिया था किसने, पीटर मिशेल ने दिया था. तो उसने इसको कहा था प्रोटॉन मोटिव की साइकिल. तो यूबी जो क्यूनॉन्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर हाइड्रोफोबिक और अनचार्ज रहते हैं. डेट्स वाई दे कैन माइग्रेट अलोंग द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन. सो डिफ्यूजन ऑफ वन यूबिक्विनोल टेक प्लेस एट द QP साइट. तो एक जो UQH2 है उसका डिफ्यूजन होता है कहाँ पे, मेनली जो QP साइट है. ठीक है, यहाँ पे दैट इज़ द P फेज. और दूसरा है दैट इज़ द मैट्रिक्स फेज, जिसको हम क्या बोलेंगे, N फेज. ठीक है, तो क्यों, तो पहले एक यूबिक्विनोन का ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, इस P साइड में. ठीक है, जहाँ पे जिसको हम पॉजिटिव साइड भी बोलेंगे, और N फेज इट इज़ अ नेगेटिव साइड. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फेज पे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अब बाहर, प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हम उसको P से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो QP साइट, QP साइट पे एक यूबिक्विनोन का डिफ्यूजन होता है. देन this diffusion of one ubiquinol takes place to QP binding site adjacent to the iron sulfur proteins at the P phase of the mitochondrial membrane. One electron is transferred to the iron sulfur protein and second electron is transferred to the heme Bl and two protons are released to the P phase. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक, तो एक उसमें से, क्योंकि जो आयरन सल्फर है, जो साइटोक्रोम सी है, दीज आर द सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरिंग एजेंट्स. तो एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर क्लस्टर के पास ट्रांसफ़र होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम Bl है उसके पास ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, विच आर द पार्ट ऑफ साइटोक्रोम सी. देन उस आयरन सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो आयरन सल्फर क्लस्टर से वो साइटोक्रोम C1 के पास जाता है. देन उस साइटोक्रोम C1 के पास वो एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास जाता है. तो अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो साइटोक्रोम Bl के पास जाता है. देन साइटोक्रोम Bl के पास बाद वो साइटोक्रोम BH के पास जाता है. देन फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है साइटोक्रोम BH से, दैट इज़ द यूबिक्विनोन. ठीक है, विच इज़ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. तो ये यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके CB यूबिक्विनोन बन फॉर्म होता है. दैट इज़ अ UQ माइनस से हम इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए CB यूबिक्विनोन फॉर्म होता है कहाँ पे, QN साइड पे. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम C है वो उसको लेके जाता है किसके पास, कम्प्लेक्स 4 के पास. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ क्यू साइकिल कंप्लीट होता है. उसके बाद हमारा सेकंड हाफ ऑफ क्यू साइकिल स्टार्ट होगा. दैट इज़, और एक QUQH2 वहाँ पे एंटर होता है. ठीक है, किसमें, इस QP साइड पे. फिर अगेन वो एक एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है. और देखो, पहला जो ये क्यू साइकिल है यहाँ पे, तो उस टाइम पे दो प्रोटॉन वहाँ से बाहर रिलीज़ हो रहे हैं. ठीक है, अब दूसरे क्यू साइकिल में भी क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली. फिर से UQH2 वहाँ पे डिफ्यूज़ होता है QP साइड में. देन UQH2 अगेंस्ट बाय सेम फिनोमेना एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर क्लस्टर के पास ट्रांसफ़र करता है और एक इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम Bl के पास ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, तो अगेन आयरन सल्फर क्लस्टर उस इलेक्ट्रॉन को
साइटोक्रोम C1 के पास, साइटोक्रोम C1 अगेन उस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C को डोनेट करता है, ठीक है। वैसे ही नीचे अगर हम बात करेंगे, साइटोक्रोम Bl साइटोक्रोम BH को ट्रांसफ़र करता है, साइटोक्रोम BH अगेन एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, यूवी CB क्यूनॉन को, जो पहले साइकिल में बना था, ठीक है। तो ये CB क्यूनॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म करता है, दैट इज़ द यूवी क्विनोल फॉर्म करता है, दैट इज़ द फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो उस टाइम पे दो हाइड्रोजन वो मैट्रिक्स से एक्सेप्ट कर लेता है और UQ से UQH2 फॉर्म होता है। ये UQH2 इस UQH पूल में एंटर हो जाता है, ठीक है। फिर जब फिर से साइकिल स्टार्ट होगा, उस टाइम पे फिर से UQH2 उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब UQH2 का फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस टाइम पे दो प्रोटॉन फिर से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड हाफ ऑफ क्यू साइकिल। तो फर्स्ट हाफ में दो प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड हाफ में दो प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं। तो टोटल इस क्यू साइकिल में 4 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के थ्रू एक एक करके कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाता है, ठीक है। और साथ में हमारे जो UQH2 वो फिर से यहाँ पे क्यू पूल में मेंटेन होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे नेट, तो UQH2 प्लस 2H प्लस 2 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो हमारे पास 4 प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं, 2 साइटोक्रोम C रिड्यूस हो जाते हैं और एक प्लस एक यूवी क्विनोन वहाँ पे फॉर्म होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्प्लेक्स थर्ड। तो कम्प्लेक्स थर्ड आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे complex 4 की, that is the cytochrome C oxidase. So electron from cytochrome C are used in a 4 electron reduction of O2 to produce 2H2O, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ O2 फॉर्म नहीं होता है, 2H2O फॉर्म होता है, बट आपको बहुत सारे बुक्स में O2 ही दिखेगा, ठीक है। तो 2 NADH यूज़ होता है 2H2O फॉर्म होने के लिए, क्योंकि हाफ O2 तो होता नहीं है। So oxygen is the terminal acceptor of electron in the electron transport pathway. The end cytochrome C oxidase utilize 2 hemes A and A3 and 2 copper sites, ठीक है। तो साइटोक्रोम C में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो 2 आयरन ग्रुप है और 2 कॉपर ग्रुप्स वहाँ पे या साइट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉपर A, कॉपर B, हीम A और हीम A3। So it is made up of 13 subunits. तो कॉम्प्लेक्स 4 भी प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली, जो साइटोक्रोम C है वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके आता है। तो साइटोक्रोम C में भी क्या रहता है, आयरन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अब साइटोक्रोम C एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है किसके पास, कॉपर A के पास। कॉपर A फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है किसके पास, जो साइटोक्रोम ए है उसके पास। देन साइटोक्रोम ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है किसके पास, जो साइटोक्रोम A3 और कॉपर बी है वो कम्प्लेक्स फॉर्म किए होते हैं, उनके पास वो ट्रांसफ़र करता है। और ये कॉपर बी फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है किसके पास, O2 के पास। देन दिस O2 विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उस O2 का फुल्ली ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए एंड वहाँ पे वाटर फॉर्म हो सके। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिखाया हुआ है, बट वो सिंगल सिंगल करके आता है, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वो कॉपर को रिड्यूस करेगा, देन उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वो कॉपर को रिड्यूस करेगा और फाइनली ये कॉपर क्या करता है, जो 2H और हाफ O2 को रिड्यूस करके वहाँ पे H2O बनाता है। बट नॉर्मली हाफ O2 होता नहीं है, सिंपली O2 होता है। तो यहाँ पे 4H यूज़ होगा और 4H2O, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको क्या करने के लिए, एक ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए। तो टोटली हमको 2 NADH या 2 FADH का रिडक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ताकि यहाँ पे हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो सके, ठीक है, 2H2O फॉर्म हो सके। तो इसीलिए, क्योंकि हाफ O2 होता नहीं है, क्योंकि वो तो होगा तो O2 होगा, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और फाइनली जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है दैट इज़ द ऑक्सीजन। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कम्प्लेक्स 4
or cytochrome C oxidase catalyze the transfer of electron from reduced form of cytochrome C to molecular oxygen. It consists of 13 subunits and contains two heme groups, that is the cytochrome A3 and cytochrome A, and three copper ions arranged as two copper centers. The two heme groups termed heme A and heme A3 have distinct properties because they are located in different environments with cytochrome C oxidase. The two copper centers are designated as A and B. A and B. One center, copper A, contains two copper ions linked by two bridging cysteine residue. The second copper, that is the copper B, is coordinated with three histidine residues. Copper cytochrome C transport electrons one at a time to complex 4. With this complex, electrons are transferred first to copper A, then to the next, that is the cytochrome A, next to copper B center and cytochrome A3, and finally to the O2, the ultimate electron acceptor yielding water. Together heme A3 and copper B form the active center at which O2 is reduced to H2O. तो ये इन्होंने क्या बनाया होता है, एक्टिव सेंटर बनाया होता है जहाँ पे फाइनली जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है. सो टू इलेक्ट्रॉन सिक्वेंशियली रिलीज्ड from two molecule of reduced cytochrome C together with two protons from the matrix combine with one atom to form one oxygen atom to form one water molecule. Additional, for each electron transferred from cytochrome C to oxygen, one proton is transferred from matrix to the intermembrane space, or a total of 4 electrons are transferred for each O2 molecule reduced to 2H2O. ठीक है. तो एक ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. फिर वो ऑक्सीजन रिड्यूस होकर किस में, वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है, एंड साथ साथ में वहाँ पे दो प्रोटॉन रिलीज होंगे. तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर. सो हम ऐसा भी हम बना सकते हैं अगर डायग्राम बनाना होगा. complex first, complex second, complex third and complex fourth. first, second, third और fourth. तो हमेशा याद रखना complex first पे NADH का रिडक्शन होता है एंड complex second पे FADH2 का रिडक्शन होता है, ठीक है. सो complex फर्स्ट से 4 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, complex सेकंड से नो प्रोटॉन, complex थर्ड से अगेन 4 प्रोटॉन एंड complex फोर्थ से 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं. तो टोटली 10 प्रोटॉन, ठीक है. तो हम अब अभी वो लिखेंगे, ठीक है. तो वो कैसे, दिस इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, तो दिस इज द मैट्रिक्स. तो अगर NADH आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो कितने प्रोटॉन रिलीज होंगे, ठीक है. तो अगर NADH आ रहा है, देखो यहाँ पे NADH 4 प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है फर्स्ट कम्प्लेक्स से, सेकंड से कुछ भी नहीं हो रहा है, थर्ड से 4 और फोर्थ से 2, ठीक है. तो अगर हम NADH की बात करेंगे तो NADH कितने प्रोटॉन रिलीज कराता है, देखो 4, क्योंकि इसके बाद कम्प्लेक्स सेकंड के पास जाता है, देन कम्प्लेक्स थर्ड के पास जाता है और फाइनली हमारा ऑटो रिड्यूस होता है किसमें, H2O में, ठीक है. तो अगर हम NADH की बात करेंगे तो NADH विल रिलीज हाउ मच प्रोटॉन, दैट इज 4, देखो यहाँ पे कम्प्लेक्स सेकंड, तो 4 4 8 2 10 प्रोटॉन वो रिलीज करता है किसमें, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. अगर हम FADH2 की बात करेंगे तो FADH कितना करा, देखो क्योंकि FADH2 हमेशा कम्प्लेक्स सेकंड पे बाइंड होगा, तो सेकंड के हिसाब से देखो सेकंड से तो कोई रिलीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से भी कम्प्लेक्स सेकंड थर्ड के पास जाएगा यूबिक्विनोन, देन यहाँ से 4 निकल जाएंगे 4 हाइड्रोजन, प्लस यहाँ से 2 निकल जाएंगे 2 हाइड्रोजन, तो कितने फॉर्म हुए, टोटल 6. तो NADH के लिए 10 प्रोटॉन रिलीज होंगे और FADH के लिए 6 प्रोटॉन रिलीज होंगे. ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब ATP फॉर्मेशन होगा तो
एक NADH से कितने ATP फॉर्म होते हैं और एक FADH से कितने ATP फॉर्म होते हैं, वो इसी प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक NADH से 10 प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है और एक FADH से 6 प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है। तो ये आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता चले कि एक NADH से एक्चुअल में कितने ATP फॉर्म्स होंगे और FADH से कितने ATP फॉर्म होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक सब एक कम्प्लेक्स से दूसरे कम्प्लेक्स के पास। ठीक है, तो कम्प्लेक्स फर्स्ट, कम्प्लेक्स सेकेंड, कम्प्लेक्स थर्ड और कम्प्लेक्स फोर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसके पास, फाइनली O2 के पास, और O2 कन्वर्ट होता है किसमें, H2O में। तो O2 कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर O2 नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फाइनली जो क्या बोलते हैं उसको, एटीपी फॉर्म नहीं होगा। जब एटीपी फॉर्म नहीं होगा तो हमारे बॉडी को एटीपी नहीं मिलेगी, तो हमारा जो बॉडी है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और हम मर जाएंगे। तो कुछ इनिबिटर्स रहते हैं, ठीक है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वो अलग अलग उस पर एक्ट करता है। जैसे कि रोटिनोन है, ठीक है, रोटिनोन इज ए प्लांट प्रोडक्ट, इनहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कम्प्लेक्स फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज ए फिश पॉइजन एंड एज एन इंसेक्टिसाइड। ठीक है, रोटिनोन, रोटिनोन इज ए प्लांट एक्सट्रैक्ट, तो ये यहाँ पे एक्ट करता है और कम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। और दूसरा है आपने एंटीमाइसिन ए का सुना होगा, दैट इज ए एंटीबायोटिक, इट ब्लॉक्स द इलेक्ट्रॉन एट द लेवल ऑफ कम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, कम्प्लेक्स थर्ड पे ये इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देता है, एंटीमाइसिन। ठीक है, देन आपने और एक बहुत नाम सुना होगा, जैसे कि साइनाइड है, एजाइट है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। इट बाइंड्स विद द कम्प्लेक्स फोर एंड इनहिबिट, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कम्प्लेक्स फोर पे बाइंड हो जाता है और जो टर्मिनल ट्रांसफ़र है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को, वो उसको रोक देता है। ठीक है, तो दैट्स वाई दीज कम्प्लेक्सेस आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो हम बोलते हैं ना कि अगर हम साइनाइड खा लिया तो हम विद इन सेकेंड्स मर जाते हैं। तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ छेड़छाड़ करते हैं एंड इट इफेक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फाइनली द ऑक्सीजन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इनटू द H2O. So this is all about the electron transport chain.